Hello my dear friends, welcome to all my dear students। कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, पवित्र होंगे, स्वच्छ मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम जोश में होंगे कंप्लीट। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे लॉरेंज फोर्स को, उससे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ललन सर के द्वारा आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में जुड़कर पढ़ाई करने के लिए आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके सामने बोर्ड पर एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित कण का विशिष्ट आवेश को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज 0.2 कूलम पर केजी है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला में वेग v बराबर 2i कैप माइनस 3j मीटर पर सेकेंड के साथ गति करता है, तो उस कण का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करना है आपको। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, फुल कंसंट्रेट होकर समझना होगा बात को कि ये त्वरण क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो इस त्वरण का मान कैलकुलेट करने के लिए हम सभी बच्चों को फुल कंसंट्रेट होकर देखना है क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। तो चलिए हम सभी बच्चे लोग सोचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर इस सवाल में आपके पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। गिवन दैट विशिष्ट आवेश, ये शब्द है क्या? विशिष्ट आवेश जो है उसको आपको याद रखना होगा कि एकांक द्रव्यमान में जो आवेश होता है तो Q/m ये हुआ विशिष्ट आवेश। ऐसे सोचेंगे कि यदि m द्रव्यमान में चार्ज Q है तो एकांक द्रव्यमान में चार्ज हो जाएगा Q/m। उसी को कहा जाता है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। और उसका वैल्यू आपके प्रश्न में दिया हुआ है 0.2 कूलम पर केजी, ये आपका दिया हुआ वैल्यू है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं गौर से। 0.2 कूलम पर केजी। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बुझेंगे, देखेंगे कि विशिष्ट आवेश तो एक शब्द जो है उसको मैंने समझा, मतलब Q/m का वैल्यू हुआ 0.2 कूलम पर केजी। अब वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का मान डायरेक्ट नहीं देके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, मतलब 5i कैप प्लस 3j कैप है, इतना टेस्ला आप लिख सकते हो वर्ड में भी। और वो जो गति करता है उसका वेग है, कण का वेग है 2i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। तब आपसे पूछ रहा है कण का त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास। चूँकि आपने कभी पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स जो है का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में, ऐसे बोलेंगे तो यहीं से एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय मास। तो चलिए अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये फोर्स कितना होगा। फोर्स यदि मालूम हो जाए तो मास से उसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन स्पेशली मास भी नहीं मालूम है। तो चलिए आइए
अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोगों ने देख लिया था मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एफ एम बराबर आप लोग जानते हो क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ये हम लोग जानते हैं। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से आप बच्चे देखना गौर से कि ये जो रिजल्ट अब हमको मिलने वाला है, यहाँ से देखेंगे क्या हो सकता है। तो एक्सेलरेशन कहेंगे हम लोग। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन को हम लोग वेक्टर ए कहेंगे। तो इसका वैल्यू निकालना हो तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एफ एम बाय मास। अब उसको पुट कर दीजिए आप, वेक्टर ए इक्वल टू मास का फोर्स का फॉर्मूला क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी बाय एम हो गया। तो गौर से देखिए क्यू बाय एम आपको मिल गया, क्यू बाय एम आपको मिल चुका, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी हो गया यहाँ पर। अब आप लोग क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर से कैलकुलेशन आपको करना है। तो सर क्यू बाय एम का वैल्यू आपको 0.2 डायरेक्ट पुट कर देना है, 0.2 इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर भी के यहाँ कितना है, वेक्टर भी आपका है 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस, और बी का वैल्यू है 5i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब, इसको कोई मतलब नहीं, इससे ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको स्पेशली मैंने पिछले 2 क्लास के पहले मैं आपको स्पेशल क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पढ़ा दिया था, और उसमें ये जहाँ जो ज़रूरत होने वाला है वो चीज़ आपको स्पेशली दिखा दिया था। तो अब आप, मैं छोड़ दूँ, कहूँ आप लोग खुद कर लीजिए, तो मैं भी पॉसिबल आप कर सकते हो निश्चित। तो 0.2 रहने दीजिए अपने जगह पर। अब इस 2i से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i कैप क्रॉस i कैप, i कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। i कैप क्रॉस i कैप जो होगा वो हो जाता है 0। तो 2 इंटू 5 10 होगा, लेकिन i क्रॉस i 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हो गया 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, i j क्रॉस j के कैप आपको याद करो, बता दिया था मैंने। अब इससे इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15, j क्रॉस i माइनस के कैप प्लस j क्रॉस j 0। तो यहाँ पर ये हो गया आपका -0। तो 0 के पहले माइनस हो प्लस हो को मतलब नहीं, तो इस तरह से हो गया आपका वेक्टर ए इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर 0.2 इंटू 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 6 15 6 21 के कैप हो गया आपका। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन सही है। 5 2 जा 10, i क्रॉस i 0 कर मिलाएंगे, 2 3 जा 6 के कैप माइनस 5 3 जा 15 माइनस के कैप, ये जे कैप जब 0 हो गया। चलिए ठीक है, तो 15 और 6 21 हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 21 दूना 42, 4.2 के कैप, योर आंसर हो गया। इसका मतलब यहाँ फोर्स का भी जो दिशा होगा के कैप होगा, मतलब जे होगा। आप सिर्फ परिमाण लिखना चाहेंगे, एक्सेलरेशन का परिमाण तो आपका हो जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 5 3 ठीक है, 5 3 ये भी ठीक है, 2 3 2 3 ये भी ठीक है। चलिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू यदि कैलकुलेट करने जानते हैं तो हम बच्चों के पास क्वेश्चन आ गया था, जिस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने ढूंढा और उसका जवाब दिया। तो इस तरह से एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते
है। तो फोर्स निकालने सीख गए तो एक्सेलरेशन भी बता देंगे और हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं यहाँ से और हम टॉपिक को चेंज करते हैं। जो थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी को मैं एक सवाल से यूज कर लिया, फिर सवाल का भंडार होगा आपके सामने, बहुत सारे सवाल बनवाएंगे, एक कॉमन क्लास करके अलग से, वहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिएगा। राइट, चलिए हम लोग विचार करते हैं, अब देखते हैं क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नया पॉइंट शुरू करेंगे और वो नया पॉइंट होगा धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल वो क्या है, उसको हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। एक मिनट जरा सा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आगे की दुनिया में बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। हम लोग का पॉइंट, न्यू पॉइंट शुरू होगा यहाँ से और वो होगा कि धारावाही चालक तार पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल। ठीक है, धारावाही चालक पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया था, बीच में कुछ बात करना था। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, चलिए फुल कंसंट्रेट हो जाए आप लोग जल्दी जल्दी। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, जो दोस्त आपके नहीं जुड़े हैं कहिए जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक न्यू टॉपिक होगा। इसके पहले न्यूमेरिकल था, कुछ बच्चे देख रहे थे, हड़बड़ कर रहे थे, लेकिन नहीं, वो न्यूमेरिकल ही नहीं था, एक तरह का थ्योरी था वो,
मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ न्यूमेरिकल यदि बनवाते हैं थ्योरी के बीच में अचानक, तो समझिए थ्योरी को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए कोई सवाल को बीच में मैं लाता हूँ। इसका पीछे एकदम यही रीज़न है, इसलिए आप लोगों को ज़रा सा भी वहाँ पर सोचाना नहीं है। तो चलिए एकदम न्यू पॉइंट, एकदम इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे न्यू पॉइंट हम लोग। ठीक है, तो लिखिए धारावाही चालक तार पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, धारावाही चालक तार पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ज्ञात करें। यही हमारा क्वेश्चन एक तरह समझिए हो गया, या थ्योरी समझिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ छोटी छोटी बातें होगा जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, पुराने जितने भी 3-4 क्लास में हुई है उन सारे बातों का उपयोग अभी करूँगा मैं यहाँ पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है आपका, गौर से देखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये वेक्टर बी हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो बोर्ड के तल में है, जो किधर है, बोर्ड के तल में है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल में है और इसी में एक धारावाही चालक तार को लेंगे। यह एक चालक तार को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये चालक तार दिखा दिए। PQ मान लीजिए ये चालक तार है PQ। इस तार में इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इस तार का लंबाई को मैं मान लेता हूँ L, ये मान लिया आपने, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो इस चालक तार में आपका जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है इस दिशा में गति करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन यदि निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd के साथ, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उसके विपरीत दिशा में इधर जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, वो प्लस वाला चार्ज गति कर रहा है जस्ट उसके विपरीत दिशा में। तो धारा का जो प्रवाह का जो दिशा का मान्यता है वो ये मान्यता है कि चालक में धन आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होता है विद्युत धारा भी उसी दिशा में होता है। दूसरा बात यहाँ है कि धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा उसी स्पीड से प्लस चार्ज इधर गति करेगा। तो यहाँ पर जितना भी फ्लेमिंग लॉ सब देखे थे, फ्लेमिंग रूल सब डायरेक्शन बताने के लिए, वो सब पॉजिटिव चार्ज के कंसेप्ट पर था। इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को सोचने के लिए तैयार हुए हैं और ये सोचना चाहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd होता है उतना ही वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज भी अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा। यदि नेगेटिव चार्ज इधर गति करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर गति करेगा, ये मान्यता है। और ये चालक जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब हम लोग सोचेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करंट का जो दिशा है इस चालक में और मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है उसके बीच एंगल कितना बना, थीटा एंगल बना। आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते थे, थीटा 90 भी ले सकते हैं, एकदम परपेंडिकुलर भी कर सकते थे, तो वह एक स्पेशल केस हो जाएगा। लेकिन थीटा लेने का मतलब हुआ 0 डिग्री भी कर सकते हैं, इसको 90 डिग्री कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं, 180 भी कर सकते हैं। तो इसलिए थीटा लिया गया, उसका परफेक्ट वैल्यू नहीं लिया गया यहाँ पर। तो चलिए इतनी सारी बातों को सोच लिया हमने। तो आप ये बताओ
कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का दिशा किधर होगा, तो सर यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का वेग का दिशा इधर दिखाए हैं तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b होगा इस तरह से। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किधर होगा, यहाँ पर तल के बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत या चालक तार के लंबवत अंदर की ओर होगा। सेट हुआ मन में? यस सर, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहेंगे तो वो बाहर की ओर कहेंगे। तो हमें करंट के कारण लिखा हुआ यहाँ पर धारावाही चालक तार, तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानना है, उसके अनुसार सोचना है, क्योंकि धारावाही चालक तार में जो धारा बहेगा वह फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है। तो यहाँ पर चलिए छोटा छोटा बात हम लोगों ने देख लिया। अब आप बच्चों को यहाँ पर देखना होगा कि मैं आपको जो बातें आपने अभी यहाँ पर देखा उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लिया जाता है, तो मैं क्या लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, तो इतने सा जगह में लिखेंगे और मिटाएंगे बार बार फटाफट। तो आप लोग रेडी रहिएगा सुनने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए। लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो लीजिएगा। तो एक क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद रखिएगा नहीं तो भूल नहीं जाइएगा। वायर का लेंथ कितना लिए हैं, L लिए हैं सर, ठीक, यहाँ तक संतुष्ट है। चलिए अब हम कुछ बात लिखते हैं, माने कि L लंबाई तथा क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का एक चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, जिसमें P से Q की ओर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। चलिए इतना बात आपने मान लिया, इसको लिख लिया। तब आप इसमें कहोगे धारा का दिशा पॉजिटिव चार्ज के प्रवाह के अनुदिश अर्थात नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। इतना बात में हो गया क्लियर। इसको मैं डिलीट करता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। ले लिया आपने, ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक कदम आगे बढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो भी दोस्त आपके अभी तक नहीं से पहुँच सके हैं उसको जल्दी बताइए और जल्दी उसको कहिए आके देखने के लिए, चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसको उनको देखना जरूरी है। यदि वो बच्चे छूट जाते हैं तो दिक्कत होगी, बाद में परेशानी होती है। ये सब चीज़ छूटना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे कुछ बच्चे अभी डिस्टर्ब हैं, हमको जानकारी हुई है फॉर्म भरने में, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो रहेगा, आप थोड़ा सा जल्दी से जल्दी देखिएगा। 5 दिन 7 दिन का वो ओवरलोड अभी मत होने दीजिएगा, नहीं तो ये आपको एकदम माइनस में पहुंचा देगा। इसलिए 1-2 दिन किसी कारण छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 4 दिन 5 दिन क्लास नहीं छूटने दीजिएगा, नहीं तो आपको फिर अगले क्लास में मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट घट जाएगा आपका।
और एक बार जब रुचि कोई टॉपिक से घटता है तो फिर रुचि लाने में बहुत मेहनत हो जाता है। तो चलिए आप बच्चे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आगे बढ़िए। अब यहाँ से मैकेनिज्म शुरू होगा, फिर कैलकुलेशन शुरू होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहेंगे प्लस ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई लेते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लस ई पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस ई पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। कोई पूछेगा तो आप कहोगे वेक्टर एफ एम बराबर क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। यही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ परिमाण लेना है उसका, बल का परिमाण। तो एफ एम लिखेंगे, क्यू के बदले लिखेंगे प्लस ई इंटू वी के बदले लिखेंगे वी डी इंटू बी आपका ठीक है इंटू साइन थीटा। याद कर लीजिए जल्दी से, आप लोगों ने ये बात देख लिया है। क्यू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा एक पॉजिटिव चार्ज पर। अब हमें यहाँ देखना है पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा, किधर बल लगेगा? तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। बोल चुके थे कुछ देर पहले, फिर से एक बार देख लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज का गति का दिशा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। हम पॉजिटिव चार्ज का चर्चा करेंगे, नेगेटिव चार्ज पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि करंट का जो दिशा है वह पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसलिए हम लोग करंट की दिशा का प्रमुखता देंगे यहाँ पर, और उसके दिशा में जो बातें हो रही हैं उसी पर हमारा विचार होगा, उसी पर विचार करेंगे भी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर कोई चर्चा यहाँ पर हम लोग को नहीं करनी है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का बात होता है। इसलिए इस तरह से सोचेंगे, करंट आई फ्लो हो रहा है इस दिशा में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस दिशा में फ्लो कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि सर ये बहुत लंबा चालक तार है, एल लंबाई का है। हम पूरे तार पर चर्चा करने के पहले हम पूरे तार का एक छोटा सा टुकड़ा चुन लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा चुनते हैं जिसको हम लोग कहेंगे चालक तार का अल्पांश। उसका सुंदर इंग्लिश वर्ड अच्छा लगेगा, स्मॉल एलिमेंट। तो एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर चुनते हैं। सर देखिएगा गौर से, इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग चालक तार का। इस चालक तार में का लंबाई को मान लेते हैं डी एल। बहुत बड़ा लंबाई है एल, छोटा टुकड़ा काट लिए डी एल, जिसका दिशा हम लोग दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज की दिशा में, उसका दिशा रखते हैं। तो इतने से पोर्शन में आप हमको बता सकोगे कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप बता सकते हैं। तो उसके लिए आप बच्चे ध्यान देना गौर से। यहाँ पर हम लोग इस तरह से विचार कर पाएंगे, यदि चालक तार का स्मॉल एलिमेंट की लंबाई वेक्टर डी एल, लंबाई डी एल कहोगे, वेक्टर नहीं, लंबाई डी एल हो तो उसका आयतन पूछूंगा मैं आपसे। आयतन कितना होगा? उस छोटे से टुकड़े का आयतन कितना होगा? इतना बड़ा टुकड़ा का, ये है आपका स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, पूरे चालक तार का छोटा सा टुकड़ा ये है। तो इस टुकड़े का आपसे मैं पूछूंगा आयतन, वॉल्यूम, तो आपका सर हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ हो गया उसका आयतन। तो आप इसको रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दीजिए। हम आगे चलते हैं लेकर, फिर देखेंगे। आई देके छोड़ दिया यहाँ पर, फिर कहेंगे कोई चीज़ का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राइट, चलिए अब ये मैं मानता हूँ कि जो भी चालक तार यहाँ पर है, उस चालक तार के
एकांक आयतन में, उस चालक तार के एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कुछ मान सकते हो। तो मान लेता हूं मैं, माना कि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है। ध्यान दीजिएगा गौर से, फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया है, लेकिन वो फिर पॉजिटिव चार्ज की संख्या भी उतना होगा, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगा, उसको ध्यान से याद रखना है। तो स्मॉल एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितना होगा स्मॉल एलिमेंट में। तो यूनिट एकांक आयतन में यदि n है, एकांक आयतन में n है, तो उसका आयतन हमने क्या देखा a इंटू एल, उसमें पूछेगा संख्या बराबर हम लोग यदि कैपिटल N मान लें तो वह हो जाएगा सर कुल आयतन हुआ a इंटू डी एल, किसका, अल्पांश का, और एकांक आयतन में इतना, तो कुल आयतन में इतना गुना n कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा n बराबर सर a इंटू डी एल इंटू एन। यह हो जाएगा आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज की संख्या, इतना हो जाएगा सर, किसमें, अल्पांश में। तब मैं कहूँगा कि एक पार्टिकल पर यदि फोर्स हम लोग लिखे थे समीकरण नंबर 1 में, तो इतने बड़े स्मॉल एलिमेंट में कुल इलेक्ट्रॉन इतना है या चार्ज पार्टिकल इतना है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो एक पर यदि उतना है तो इतना पर, तो उसको गुना कर देंगे। तो मैं कहूँगा स्मॉल एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा गौर से, स्मॉल एलिमेंट पर बल, ध्यान से देखिएगा। तो बल लिखना चाहेंगे तो सर डी एफ लिख देते हैं यहाँ पर। तो डी एफ बराबर आपका हो जाएगा, एक पर बल लिखा था आपने एफ एम, और कुल संख्या हो गया कितना, n। स्मॉल एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज की संख्या n, तो n से गुना कर देंगे, एक पर बल इतना, तो n से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा। तो डी एफ बराबर ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग फिर कर देंगे, इसको इक्वल करके इसका भी मान बैठाइए, इसका भी मान बैठा दीजिए, तो दोनों का मान बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए गौर से देखिएगा उसको। चलिए हो गया। तो अब यहाँ पर मान बैठाइए आप लोग, तो मान बैठा देते हैं। तो मान बैठाइएगा। तो एफ एम का मान क्या था आपका, ई, और था भी, वी डी जो भी था, वी डी इंटू ए इंटू वी डी इंटू बी इंटू
साइन थीटा। ये था f का मान। और अब यहाँ पर हम लोग n का मान बैठा दीजिए। n का मान बैठा गया a इंटू डी एल इंटू एन। अब चले आइए इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। एफ एम का मान समीकरण 1 से बिठाए यहाँ से यहाँ तक, और n का मान यहाँ से देख रहे हैं, इसको 2 नंबर समीकरण बोल भी सकते हैं, तो 2 नंबर से यहाँ पर बैठा दिए इसका मान। अब ये एक छोटा सा टुकड़ा पर, चालक बहुत लंबा है, उसका छोटा सा टुकड़ा पर जो बल है वो बल आपने देखा इतना लगता है। अब आप लोग गौर करके आगे बढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, इसको मिटाएंगे। अब इस लाइन को थोड़ा ऊपर लिखेंगे और तब देखिएगा बहुत लंबा तार है, छोटा सा टुकड़ा पर बल कितना लग रहा है वो मैं निकाल लिया। तो पूरे तार पर बल कितना लगेगा तो इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन सिर्फ करना है, फिजिक्स का जो मुद्दा यहाँ तक था वो बात क्लियर हो गया है। और एक स्टेप बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुराने ज़माने की बात, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का थ्योरी पढ़ते समय हम लोगों ने अध्ययन किया था इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ड्रिप वेलोसिटी के टर्म में, ड्रिप वेलोसिटी के पदों में करंट का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, आप सारे बच्चों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू NE/AVD, आपको वर्षक याद आ गया होगा, बड़ी जल्दी से याद आया कि नहीं? यस सर, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E चार्ज, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, V ड्रिप वेलोसिटी। तो आप गौर से देखोगे इतना बड़ा टर्म जहाँ मिलेगा उसके स्थान पर I लिख सकते हैं कि नहीं? तो आइए आपको देखिए गौर से, यहाँ पर तो E VD E और N ये सब आपका एक जगह है, इसीलिए स्मॉल एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स का परिमाण DF बराबर आपका जवाब होगा NE/AVD को एक जगह कर दिए, N भी है, E भी है, A भी है, VD भी है, इंटू DL इंटू B इंटू साइन थीटा मैंने सजा दिया। तो इस पूरे टर्म को आप कर दोगे I। अब हम लोग जगह पर पहुंच गए। ये इलेक्ट्रिक करंट जो I फ्लो हो रहा था इस चालक तार में, वो I हमारा फार्मूला में इन्वॉल्व होगा। इतने बड़े टर्म के बदले क्या लिख देंगे हम लोग? I लिख देंगे, और तब DL B इंटू साइन थीटा। अब चले आइए, स्मॉल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स का मान इतना हुआ, ये मैंने खोज लिया। इसलिए L लंबाई के चालक तार पर बल कितना होगा, कुल बल, टोटल फोर्स, यदि मैं वेक्टर F कर दूं, बल का परिमाण यदि मैं F कर दूं, तो F बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा गंभीर होकर ध्यान दीजिएगा, कुल बल का परिमाण F बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DF। तो DF जब से करोगे तो आप ध्यान दोगे I को तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो हो रहा है, I कांस्टेंट, तो इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे वाले को यहीं पर लिखते हैं, जगह का कमी है, आराम से साफ सुथरा हो जाएगा इस जगह। अब चले आइएगा, F बराबर, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये क्लास सेम टू सेम आपका 5 बजे शाम वाला में भी इंग्लिश मीडियम में हुआ है। वहाँ मैंने प्रोसेस थोड़ा सा बदल कर किया है, वहाँ तक कंसेप्ट दूसरा किए हैं और इसका कंसेप्ट थोड़ा दूसरा कर दिए हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा सीखना है तो आप उसको भी देख सकते हो और फिर इसको भी आप देख सकते हो। तो दोनों में थोड़ा कंसेप्ट अलग अलग होगा, सिर्फ सोच अलग अलग होगा, रिजल्ट सब एक ही मिलेगा। तो DF का इंटीग्रेट करेंगे तो I आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो, जो जो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ I DL B साइन थीटा।
तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो फिक्स्ड है, चालक तार आपका ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस दोनों के बीच का एंगल बदलने में कोई चांस नहीं है। यहाँ जितना बड़ा एंगल वही एंगल यहाँ भी, और इधर सोचोगे तो यहाँ भी वही एंगल बनेगा, सब जगह एंगल समान होगा, एंगल कांस्टेंट होगा, इसीलिए ये थीटा कांस्टेंट है। इसलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कुछ नहीं करेंगे, आई कांस्टेंट है नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं करेंगे, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एल लिखेंगे सर। तो आइए गौर से, हमारा ग्राफ हो गया एफ बराबर आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये रिजल्ट जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गया। यही रिजल्ट हमको प्राप्त करना था कि कोई धारावाही चालक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा आई, चालक तार की लंबाई है एल मालूम है, और मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम है, और ये चालक तार में करंट का दिशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, और यदि वो एंगल हमको मालूम है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 आपका हो गया। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको डिलीट करके कुछ निष्कर्ष पॉइंट पे जाएंगे। ले लिया आपने, चलिए बहुत सुंदर बात। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर आप सभी बच्चे कौन क्या चैटिंग कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर संतुष्ट हैं, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग डिलीट करते हैं, आइए गौर से आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग कुछ बच्चे हमसे मिले भी यहाँ पर कॉलेज एरिया में। कहा सर हम लोग फॉर्म भरने में 1-2 दिन से व्यस्त हैं, आज ये कल वो, तो सर पढ़ाई लिखाई अच्छा से 2 दिन से नहीं हो रही है। तो मैं आप सभी बच्चों को भी समझ सकता हूँ, आप लोग हमारे कुछ बच्चे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन चलिए डिस्टर्ब होते हुए इसलिए शाम का समय मैंने रखा है। दिन भर कोई ऑफिस जाइए, कोई कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से 8 में ना कोई ऑफिस चलता है, ना कोई यूनिवर्सिटी खुलेगा, ना कोई बाजार खुलेगा, सब अपने घर में रहेंगे, कंसंट्रेट होके पढ़ाई करेंगे। ये टाइम बहुत सोचने के बाद, बहुत निष्कर्ष के बाद ये टाइम मैंने फाइनली ला के रखा है। और इसमें अब आपका ना तो कोई गांव में भी है तो कोई खेत में काम नहीं है कि पापा सर गांव में भेज दिए खेत पर, कोई काम अभी नहीं होता है सिर्फ पढ़ाई के अलावा। आपके साथ मोबाइल है, आप दुनिया के कोई कोना में हैं, फॉर्म भरने भी कॉलेज गए हैं, वहीं डेरा पर रह गए तो वहीं बैठ के 7 बजे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए सोच पॉजिटिव होगी, कभी एक भी दिन क्लास नहीं छूटेगा। यही तो ऑनलाइन क्लास का इम्पोर्टेंस है। बस पर भी जा रहे हैं तो वीडियो देख लेंगे, रास्ते में भी चल रहे हैं तो वीडियो देख लेंगे, भले उस समय सोच में कमी होगी लेकिन हम देख सकते हैं। आगे बढ़ूँ? यस सर। तो आपने देख लिया यहाँ पर, तो मैं कर सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ, लिखना पड़ेगा एक बार, ILB साइन थीटा। यही था आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 द्वारा, छोड़िए लिखना कोई जरूरी नहीं है। समीकरण 3 द्वारा धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण प्राप्त किया जाता है। अब ये बल है, सदिश राशि है, तो प्यारे बच्चों इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यदि मैं कहूँगा, यदि बल के दिशा में यूनिट वेक्टर एफ के दिशा में, बल के दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप या कोई दूसरा चीज़ भी मान सकते हैं, एन कैप हो तो डियर स्टूडेंट आप कहोगे बल वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एन कैप। तो आप यहाँ पर कहोगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा गौर से, अभी मेन चीज़ अभी आप आ गए जगह पर, अब देखना है ILB
साइन थीटा इंटू एन कैप। तो माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई स्केलर होगा, लंबाई को वेक्टर बना सकते हैं तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का ये कंप्लीट फार्मूला है। समीकरण 4 जो हुआ ये कंप्लीट फार्मूला है जिससे हम लोग धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को परिमाण भी बता सकते हैं और दिशा भी बता सकते हैं। तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी का दिशा जिधर होगा, तो कोई भी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर एल जो लेंगे धारा के दिशा में लेंगे, लंबाई का जो वेक्टर बनाएंगे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। तो ये धारा की दिशा में हमेशा इसका दिशा लेना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, तो आपका हाथ क्लॉकवाइज रोटेट करेगा यहाँ पर, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फोर्स का दिशा अंदर की ओर होगा यहाँ पर। तो ध्यान देंगे गौर से, मतलब मैं यहाँ कहूँगा राइट हैंडेड स्क्रू रूल के अनुसार बल का दिशा वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी के दिशा के अनुदिश होगा, के दिशा के अनुदिश होगा। राइट, एकदम प्लीज कंसंट्रेट, पूरा मन लगा के ध्यान से के सुनेंगे। तो ये आपका ये रिजल्ट हो गया। अब इसका मतलब वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी का दिशा लंबाई के भी लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। तो फोर्स का भी दिशा जो होगा चालक तार के लंबाई के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। तो मैं आराम से कर सकता हूँ यहाँ पर। अब आप लोग, मैं यहाँ पर लिख दिया राइट हैंडेड स्क्रू रूल। आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल को समझ चुके हैं, कई बार चर्चा यहाँ पर हो चुका है। यदि आप लगातार क्लास 4 दिन से सुन रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन में कोई चांस नहीं है। और मैं शुरू से बकते बकते थक गया कि ये टॉपिक, ये चैप्टर जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, यदि बीच बीच में छोड़ के कभी कभी आप देखोगे तो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट का भी माथा से बाहर चल जाता है। और जो बच्चे थोड़े कमज़ोर बुद्धि वाले हैं, थोड़ा कम सोचने वाले हैं, और यदि एक दिन के बाद एक दिन वीडियो देखेंगे तो उनके तो और 25 किलोमीटर दूरे से भाग जाएगा, एक भी लाइन खोपड़ी में नहीं हटेगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि क्लास लेट से जुड़े हैं या छोड़ के जुड़े हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप चैप्टर नंबर 4 के सेशन 1 से लगातार यहाँ तक देखिए। मैं दावा करूँगा 100% गारंटी के साथ आपको समझ में आएगी, लेकिन छोड़ के तब नहीं समझ में आएगा। तब तो कहना अच्छे विद्यार्थी खोपड़ी से बाहर चल जाता है। तो यदि कोई कमज़ोर बुद्धि वाले बच्चे का दिमाग से बाहर जाता है तो कोई पाप नहीं है, वो अच्छी बात है। आइए आगे बढ़े, आइए यहाँ पर से। अब इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वेक्टर एफ का दिशा चालक तार के लंबाई के तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के लंबवत होता है। एकदम माइंड में सेट रखना है। चलिए, बहुत सुंदर बात हो गया क्लियर। तो परिमाण और दिशा दोनों को हम लोगों ने देख लिया, फार्मूला भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर से कुछ स्पेशल बातों पर चर्चा करेंगे। स्पेशल बात पर क्या चर्चा होगा, आइए गौर से देख लीजिएगा। सर, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार को रखते हैं लाकर और धारा प्रवाहित करते हैं, तो बल, ऐसा हो सकता है कि बल ना लगे? तो यस सर, ऐसी संभावना है। और वो संभावना क्या है, आइए स्पेशल केस में मैं दिखा रहा हूँ। यदि
वेक्टर बी का दिशा चालक तार खाली बोलना नहीं है, धारावाही चालक तार, धारावाही जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, धारावाही चालक तार के पैरेलल या एंटी पैरेलल, समझ जाएंगे आप लोग फटाफट, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या नहीं। तो ऐसी स्थिति में साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में जो फार्मूला है उसमें यदि मान बैठाएंगे साइन का तो 0 0 इंटू समथिंग 0, तो फोर्स F जो होगा I इंटू L इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 0, तो फोर्स भी यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को याद हो गया, दिमाग में सेट रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखेंगे तो बल तो लगना है गारंटी, लेकिन उस बल का मान 0 भी हो सकता है। वह स्पेशल केस हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारावाही चालक है, ये पॉइंट बता रहा है करंट की दिशा को, तो यह चुंबकीय क्षेत्र इधर है और धारावाही चालक ये है, तो पैरेलल हो गया। तो ऐसे केस में इस चालक पर कोई बल नहीं लगेगा। या एंटी पैरेलल दिखा दीजिए इस तरह से, ऐसे तो भी ऐसी स्थिति में कोई बल नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, एंटी पैरेलल हुआ, यहाँ भी कोई बल नहीं लगेगा। तो बल मैक्सिमम कब लगेगा तो वो भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं पॉइंट नंबर 1 को डिलीट कर दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, ले लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पर दूसरा नंबर मैं दे रहा हूँ स्पेशल केस में, दोनों को 2 लाइन बनाते हैं, लेकिन आप लोग सब पढ़ते पढ़ते थक गए आप लोग, ऐसा लाइन को फटाफट जवाब दे दीजिएगा, इसलिए मैं एक ही काम चला दिया। यदि वेक्टर बी का दिशा धारावाही चालक तार के पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होकर लंबवत परपेंडिकुलर बोलूँ, है ना, लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री हम लेंगे और थीटा 90 लेंगे तो साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है और यह वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम। इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स होगा वह फोर्स भी यहाँ पर 90 लेंगे और वो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, आप लोग होशियार हैं अब समझ गए होंगे, मैक्सिमम फोर्स I इंटू एल इंटू बी। कई बार कई जगह न्यूमेरिकल बनाने में, थ्योरी पढ़ने में ये सब चीज़ डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उस समय फिर कहिएगा कहाँ से आ गया सर, ये पूरा डिस्कशन लंबा लंबा हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट रूप से। तो मैं अब मान लेता हूँ कि आपने इसको समझा, देखा, धारावाही चालक को जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उस पर बल लगेगा। तो क्या सर हमेशा धारावाही चालक तार जो है वह सीधा ही रहेगा? नहीं सर, सीधा ही नहीं रहेगा, मुड़ेगा भी। वृत्त के रूप में भी हो सकता है, त्रिभुज के रूप में भी हो सकता है, आयत के रूप में भी हो सकता है, वर्ग के भी रूप में हो सकता है, अर्धवृत्त के रूप में भी हो सकता है। तब उस समय बल कितना कितना लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग यहीं तक रहने दीजिए। अब विशेष कुछ बात करेंगे हम लोग, कल दुनिया भर का क्लास होगा, चीज़ बताऊंगा मैं अगले क्लास में, और संडे को फिर मैं आपको टेस्ट देने के लिए कहूँगा और टेस्ट देंगे आप लोग। टेस्ट में आपको मैं बता रहा हूँ 2 दिन से चर्चाएं हो रही है कि टेस्ट संडे को देंगे। जो 7 चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं सभी बातों पर फिर से डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। 7 टेस्ट जो लिए हैं उसी में से लेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।